हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सीजी बोर्ड क्लास 9 साइंस के सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स को। ये आपके फाइनल एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से बनाया हुआ पेपर है, जिससे आपको एक आइडिया मिलेगा कि क्वेश्चन पेपर का पैटर्न कैसा होता है, किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसा रहता है, सो दैट उसके अकॉर्डिंग आप अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं। साथ ही ये क्वेश्चन पेपर इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस जो हैं वो आपको जो इन सैम्पल पेपर्स में देखने के लिए मिलेंगे, वो सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, तो आप उनको अपने एग्ज़ाम्स के पर्सपेक्टिव से याद भी कर सकते हो। नाउ मैं आपको ये एश्योर तो नहीं कर रही हूँ कि यही क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे, लेकिन क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटीज़ हैं। टोटल 3 सैम्पल पेपर्स प्रोवाइड कराऊंगी मैं साइंस के, जहाँ पे हर पेपर के जो भी वीडियोस बनेंगे ना, वो आपको 2 पार्ट में मिलेगा। जैसे कि सैम्पल 1, सैम्पल 2 एंड सैम्पल 3 जो है वो तीनों ही 2-2 पार्ट्स में मिलेगा। अब ये सैम्पल पेपर 1 का फर्स्ट पार्ट है वीडियो का, जहाँ पे हम लोग जनरल इंस्ट्रक्शंस से स्टार्ट करेंगे कि क्वेश्चन पेपर में आपको किन बातों का ख्याल रखना है, कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का रहेगा, वो सारा चीज़। तो सारे जनरल इंस्ट्रक्शंस मैं आपको इसी वीडियो में बता दे रही हूँ। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियोस आएंगे उसमें मैं आपको इंस्ट्रक्शंस नहीं बताऊंगी, वो आप यहाँ से देखे रहोगे तो वो हो जाएगा समझ में, सेम रहेगा क्योंकि सबके लिए। अब जैसे आप इंस्ट्रक्शंस में देखो, फर्स्ट थिंग क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा, जो कि पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी में डिवाइडेड है। पार्ट ए एमसीक्यूज वाला क्वेश्चन है, पार्ट बी फिल इन द ब्लैंक्स है और पार्ट सी में मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चंस हैं। देन क्वेश्चन नंबर 2 से लेके 6 तक के जो क्वेश्चंस हैं वो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप हैं, जहाँ पे हर एक क्वेश्चन पे 2 मार्क्स मिलेगा आपको और वर्ड लिमिट 30 है। क्वेश्चन नंबर 7 से 10 तक जितने भी देखोगे आप, वो भी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, लेकिन यहाँ पे हर क्वेश्चन पे 3 मार्क्स अलॉटेड है और वर्ड लिमिट 50 है। देन क्वेश्चन नंबर 11 एंड से 14 तक, 11 टू 14 जो है वो शॉर्ट आंसर टाइप है, और यहाँ पे आपको 4 मार्क्स मिलेंगे हर क्वेश्चन पे और वर्ड लिमिट है 75। देन क्वेश्चन नंबर 15 एंड 16 ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन 5 मार्क्स का है और वर्ड लिमिट 150 दिया हुआ है। एंड क्वेश्चन नंबर 17 18 जो है वो भी लॉन्ग आंसर टाइप है, लेकिन हर एक क्वेश्चन 6 मार्क्स का हो जाता है। यहाँ पे आपको 250 वर्ड लिमिट्स है। यहाँ पे आपको जो क्वेश्चंस दिख रहे हैं ना 11 से लेकर के 18 तक, ये सारे क्वेश्चंस क्योंकि लॉन्ग है, मतलब शॉर्ट में भी ले रहे हो तो भी 4 मार्क्स, 5 मार्क्स एंड 6 मार्क्स, तो मार्क्स इनका वेटेज ज़्यादा है। इसलिए इन सारे क्वेश्चंस में आपको इंटरनल ऑप्शंस दिए जाएंगे, यानी कि आपको चूज़ करने के लिए मिलेगा। हर एक क्वेश्चन पे 2 क्वेश्चंस रहेंगे ना, 2 में से 1 आपको चूज़ करना है, मतलब और वाले क्वेश्चंस मिलेंगे। तो ये सारे आपके जनरल इंस्ट्रक्शंस हो गए। हाँ, मैं एक चीज़ आपको रिमाइंड करा दूँ कि मैथ्स का सैम्पल पेपर भी सारा आपको प्रोवाइड कराए हैं चैनल पे, तो आप मैथ्स का पेपर भी देख सकते हो। दोनों के लिए सेपरेट आपको प्लेलिस्ट लिंक्स मिल जाएँगे डिस्क्रिप्शन में, साइंस के भी और मैथ्स के भी। आप प्लेलिस्ट को ओपन करना, स्क्रॉल करके नीचे जाना, वहाँ पे सैम्पल पेपर के वीडियोज़ हैं। ऊपर में आपको सारे लेसन के एक्सप्लेनेशंस मिलेंगे, तो वो भी आप देख सकते हो। नाउ जब फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं, वहाँ दिया है चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इज। तो क्लासिफिकेशन जो है वो किस बेसिस पे किया गया था, उसका फंडामेंटल यूनिट क्या था, तो वो था कैरेक्टर। कैरेक्टर्स के बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया गया था, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देन द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स डस नॉट डिपेंड ऑन, यानी कि दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है वो किस चीज़ पे डिपेंड नहीं करता है। दो ऑब्जेक्ट के बीच के डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है, या फिर उन दोनों का जो मास होगा उसके प्रोडक्ट पे, या फिर दोनों के मास के सम पे, या फिर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पे। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सम ऑफ द मासेस ऑफ द टू ऑब्जेक्ट्स। देन आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। यहाँ पे पूछा है पोलर कोवलेंट मॉलिक्यूल इज। पोलर कोवलेंट मॉलिक्यूल इनमें से कौन सा है। नाउ पोलर कोवलेंट मॉलिक्यूल होता क्या है, एक ऐसा कोवलेंट मॉलिक्यूल जो कि ऐसे कंपाउंड्स के बीच में बना है जिनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है। जैसे हम लोग H2 देखेंगे ना, तो दो हाइड्रोजन के बीच में एक कोवलेंट बॉन्ड है। तो ये कोवलेंट मॉलिक्यूल तो है, लेकिन पोलर नहीं है, क्योंकि ये भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव है और ये भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। अगर Cl2 जो नेक्स्ट ऑप्शन दिया है, Cl2 देखोगे तो ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है। जब HCl देखेंगे तो H पॉजिटिवली चार्ज्ड और Cl नेगेटिवली चार्ज्ड है, तो ये बॉन्ड हो जाएगा पोलर। और NH3 में भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस उतना नहीं है, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, HCl। देन विच टाइप ऑफ कोल हैज़ हाईएस्ट अमाउंट ऑफ कार्बन। तो सबसे ज़्यादा कार्बन होता है एंथ्रासाइट में, हालांकि ये सारे के सारे ही टाइप्स ऑफ कोल है, टाइप्स ऑफ कोल ही है, तो PITE होगा ना। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एंथ्रासाइट। देन इसके बाद फिर नेक्स्ट आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन में।
इसमें आपसे पूछा है डू हु डू वी यूजुअली फाइंड एट द फर्स्ट न्यूट्रिशनल लेवल। तो फर्स्ट न्यूट्रिशनल लेवल पे प्रोड्यूसर्स रहते हैं, कंज्यूमर्स सेकेंड लेवल पे, डिकम्पोजर्स थर्ड लेवल पे। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रोड्यूसर्स। देन अब फर्स्ट क्वेश्चन का पार्ट बी जो है फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे पूछा है शुगर सिरप इज डैश सॉल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर। तो जब शुगर और वाटर का हम लोग सोल्यूशन बनाते हैं नॉर्मल टेम्परेचर पे तो उसको बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। मतलब जिस हद तक शुगर उसमें डिज़ोल्व होते जाए वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। लेकिन जब टेम्परेचर इंक्रीज़ करके उसका सिरप बनाया जाता है तब उसको बोलते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सुपर सैचुरेटेड। देन कोल एंड पेट्रोलियम आर फॉसिल फ्यूल्स, ये तो आपको पता ही है कौन से फ्यूल से पूछ रहा है, तो फॉसिल फ्यूल्स हो जाएंगे। देन द यूनिट ऑफ नर्वस टिश्यू का यूनिट यानी कि जिस चीज़ के रिपीटेशन से नर्वस टिश्यू बनता है तो वो हो जाएगा आंसर न्यूरॉन। जैसे सेल्स के रिपीटेशन से टिश्यू बना है ना, तो वही नर्वस टिश्यू कौन किसके रिपीटेशन से बना, तो वो है न्यूरॉन। देन इन्फेक्शियस डिसीजेस कैन बी प्रिवेंटेड बाई, यानी कि जो भी डिसीज़ जो है वो इन्फेक्शियस होते हैं उनको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, तो वो होता है वैक्सीनेशन के थ्रू। तो आंसर हो जाएगा वैक्सीनेशन। देन डैश बॉन्ड इज प्रेजेंट इन इथाइन। तो हाइड्रोकार्बन वाले लेसन में सर आपको बहुत अच्छे से पढ़ाई थी कि जहाँ पे YNE लिखा हुआ है, YNE, तो वो चीज़ वो सिग्निफाई करता है कि यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। तो डैश बॉन्ड इज प्रेजेंट इन इथाइन, तो आंसर हो जाएगा ट्रिपल बॉन्ड। देन आते हैं हम लोग नेक्स्ट थर्ड पार्ट में, वो है मैच द फॉलोइंग। दो कॉलम्स दिए हैं ए एंड बी और आपको मैच करना है। मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चंस इजी रहते हैं, अगर आप जनरली भी थोड़ा बहुत पढ़ाई किए हो तो वो आपसे बन ही जाएगा। जैसे कि देखो यहाँ पे दिया एक्सेलरेशन, तो एटॉमिसिटी से तो कोई रिलेशन उसका है नहीं। सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, इससे भी उसका कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन जब मैं ये ऑप्शन देखूँ तो मुझे याद आ रहा है आइसोबार। आइसोबार वो सारे कंपाउंड्स होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो और मास नंबर डिफरेंट, तो ये तो मैच हो जाएगा यहाँ पे। देन वेक्टर क्वांटिटी, पोजीशन कोऑर्डिनेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड वैलेंसी, तो एक्सेलरेशन जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है तो यहाँ मैच कर देंगे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंसी को बताता है, यहाँ मैच हो जाएगा। डेल्टन जो है वो लॉ दिए थे एटॉमिसिटी का, तो ये मैच हो जाएगा ए से। लास्ट जो बच गया XT वो हो गया पोजीशन कोऑर्डिनेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे बेसिक अगर आप स्टडी करते हो तो भी। देन आते हैं हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 2 में। यहाँ पूछा है राइट द नेम ऑफ 2 डिसीजेस फॉर विच वैक्सीन्स आर अवेलेबल। तो ये 2 मार्क्स का ही क्वेश्चन है। अब वर्ड लिमिट से तो आपको पता ही है कि 30 वर्ड दिया है, लेकिन टू द पॉइंट आंसर करेंगे क्योंकि एकदम टू द पॉइंट क्वेश्चन है। तो कोई भी 2 डिजीज़ के नेम लिखने हैं जिसके लिए वैक्सीन अवेलेबल है। मैं यहाँ पे ट्यूबरक्लोसिस और पोलियो लिखी हूँ, आप चेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। आप यहाँ पे रेबीज़ भी लिख सकते हो, उसके लिए भी वैक्सीन अवेलेबल हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये 2 डिजीज़ के नेम हो गए। देन डिफाइन करना है 1 वाट पावर को। तो 1 वाट पावर किसी भी उस डिवाइस का पावर है जो कि 1 सेकेंड में 1 जूल ऑफ वर्क जो है वो करता है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास में एक बल्ब है जो 1 वाट कंज्यूम कर रहा है, दैट मीन्स वो 1 जूल ऑफ एनर्जी कंज्यूम करेगा पर सेकेंड, ये उसका मीनिंग होता है। तो 1 वाट पावर मतलब कोई भी ऐसा डिवाइस जो कि 1 सेकेंड में 1 जूल ऑफ वर्क जो है वो कंप्लीट करे। क्योंकि आपको ये फॉर्मूला तो पता ही है, पावर इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन टाइम। तो इसके डेफिनेशन में ये फॉर्मूला आप मेंशन करना और ये इसका डेफिनेशन है। एग्जाम्पल नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, लेकिन वर्ड लिमिट के अकॉर्डिंग अगर एग्जाम्पल्स के साथ में ये जो एक आंसर बन के आ रहा है तो ये एकदम सफिशियंट है, तो ये आप स्टडी कर सकते हो। देन आते हैं फोर्थ क्वेश्चन में। यहाँ पे आपसे पूछा है नेम एनी 2 एनिमल्स इन विच कंपाउंड आइस आर फाउंड। ये जो कंपाउंड आइस है वो ज़्यादातर कि आपको फ्लाइज में देखने के लिए मिलते हैं। तो यहाँ पे मैं एग्जाम्पल में हाउस फ्लाई और कॉकरोच लिखी हूँ, लेकिन हाउस फ्लाई के अलावा बाकी दूसरे फ्लाइज भी आप लिख सकते हो। आप यहाँ पे मॉस्किटो भी लिख सकते हो, कॉकरोच भी लिखे हैं, तो इसके अलावा आप क्रैब्स भी लिख सकते हो, उनके पास में भी कंपाउंड आइज होते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है वाई डू यू हैव टू बेंड वाइल कैरिंग हैवी वेट ऑन योर बैक। तो जब भी आप अपने बैक में कोई हैवी वेट कैरी करते हो तो आपको बेंड क्यों होना पड़ता है, इसका रीज़न पूछा है। नाउ बेंडिंग फॉरवर्ड यानी कि जब आप हैवी वेट कैरी किए तो सामने की तरफ झुकने से क्या होता है, जो वेट है वो आपको मतलब आपके बॉडी का बैलेंस जो है वो मेंटेन करने के काम आता है। जब आप सामने झुकते हो तो जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो शिफ्ट होता है, जिसकी वजह से आप पीछे की तरफ गिरोगे नहीं और जो स्ट्रेन है ना वो कम हो जाएगा आपके स्पाइंस के ऊपर। तो ये रीज़न हो गया फॉरवर्ड बेंड होने का।
नाउ सिक्स्थ क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज सॉल्यूशन, हाउ मेनी कंपोनेंट्स डज इट हैव, नेम देम। अब सॉल्यूशन क्या है, उसके कितने कंपोनेंट्स होते हैं और उनके नेम्स आपको लिखने हैं सिर्फ। मैं यहाँ नेम के अलावा थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन भी करी हूँ, लेकिन आप चाहो तो सिर्फ नेम पे भी स्टॉप कर सकते हो आंसर को। अब यहाँ पे जैसे पहले बताना है सॉल्यूशन क्या है, तो सॉल्यूशन इज अ होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस, ये इसका डेफिनेशन हो गया। यानी कि दो और उससे ज़्यादा सब्सटेंसेस का जो होमोजेनस मिक्सचर हो। होमोजेनस मिक्सचर मतलब एक ऐसा मिक्सचर जहाँ पे दोनों कंपोनेंट्स को आप सेपरेट नहीं कर सकते, मतलब उनका बाउंड्री ऑफ सेपरेशन आपको नहीं दिख रहा है। लाइक शुगर एंड वाटर डिजोल्व करते हैं तो कहीं से भी सेपरेट नहीं हो रहा है ना दोनों, ना तो आप बता सकते हो कि शुगर और वाटर में शुगर कहाँ गया और वाटर कहाँ है, वो पूरा एक जैसा दिखता है, तो कोई क्लियर बाउंड्री ऑफ सेपरेशन नहीं है, उसको बोलते हैं होमोजेनस मिक्सचर। तो एक होमोजेनस मिक्सचर होना चाहिए टू या फिर मोर सब्सटेंसेस का, वो हो जाता है सॉल्यूशन। नाउ इट हैज़ टू कंपोनेंट्स, एक होता है सोल्यूट और दूसरा होता है सॉल्वेंट। यहाँ पे आपका आंसर सफिशिएंट है। नाउ अब इसको एक्सप्लेन भी कर सकते हैं कि सोल्यूट क्या है, तो ये वो सब्सटेंस है जो कि डिजोल्व हो रहा है। लाइक हम लोग जब सॉल्ट एंड वाटर को डिजोल्व किए तो उसमें जो सॉल्ट है वो सोल्यूट हो जाएगा, और वहीं सॉल्ट एंड वाटर को जब हमने डिजोल्व किए तो उसमें जो वाटर है वो सॉल्वेंट हो जाएगा, यानी कि वो सब्सटेंस जो कि डिजोल्व किया सोल्यूट को। तो ये दो उसके पार्ट्स हैं। नाउ सेवेंथ क्वेश्चन है यहाँ पे, राइट थ्री डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड और वेलोसिटी के बीच में कोई भी थ्री डिफरेंस, तो पहला तो इनके फॉर्मूला से ही बन जाएगा। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो इट इज़ डिस्टेंस ट्रैवल्ड पर यूनिट टाइम। और वेलोसिटी को क्या लिखते हैं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, सो इट इज़ डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। नाउ जो स्पीड है वो स्केलर क्वांटिटी है और वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है अब, तो स्केलर क्वांटिटी जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, वेक्टर क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों प्रेजेंट है। नाउ स्पीड जो है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, लेकिन वेलोसिटी पॉजिटिव, नेगेटिव या फिर ज़ीरो, तीनों में से कोई भी वैल्यूज़ का आ सकता है। एट्थ क्वेश्चन पूछा है, ड्रॉ ओनली अ लेबल डायग्राम ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर आपको बनाना है सिर्फ एक लेबल डायग्राम। तो ये डायग्राम मैं बनाई थी, आप चाहो तो ये बना सकते हो, आपके बुक में भी दिया है डायग्राम, आप वहाँ से भी देख सकते हो, बट बुक में उतना कुछ क्लियर मुझे मिला नहीं, इसलिए अलग से बनाना पड़ा। तो ये फिगर है, सिर्फ आपको ड्रॉ करना है। लेबल डायग्राम बोल रहा है तो हाँ ऑब्वियसली आप लेबल करोगे पार्ट्स को, और साथ में नीचे फिगर लिखना बहुत ज़रूरी होता है कि हाँ ये किस चीज़ का डायग्राम आप बनाए हो। बस इतना करना है तो वो सफिशियंट है, इसमें तो एक्सप्लेनेशन का नीड नहीं है, तो इसको मैं छोड़ रही हूँ। नेक्स्ट है एक्सप्लेन थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल। नाउ जे थॉमसन जो है वो अपना एक एटॉमिक मॉडल दिए थे जिसको कि प्लम पुडिंग मॉडल भी बोलते हैं। इस मॉडल के अकॉर्डिंग द एटम्स हैज़ अ spherical cloud of positive charge in which the negatively charged particles are embedded in such a way that the charges are balanced। यानी कि इनके अकॉर्डिंग जो पॉजिटिव चार्ज होता है एटम में, उन वो एक स्पेरिकल क्लाउड बना हुआ होता है पॉजिटिव चार्जेस का, जिसके बीच में नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स जो हैं वो एम्बेडेड रहते हैं इस तरीके से कि दोनों एक दूसरे को बैलेंस करें। प्लम पुडिंग क्यों बोल रहे हैं ना, क्योंकि जैसे आप देखे हो, अच्छा प्लम पुडिंग में जैसे पुडिंग में प्लम डला हुआ है, जैसे पुडिंग में आप रेजिन्स डालते हो तो वो पूरे में डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है ना। या फिर आप देख लो वाटरमेलन को, जब आप उसको कट करोगे तो उसका जो रेड वाला पार्ट है उसको आप एज्यूम करो कि वो पॉजिटिव चार्ज है, और उसके अंदर में जो उसके सीड्स होते हैं उनको एज्यूम करो कि वो नेगेटिव चार्ज है। तो नेगेटिव चार्ज जो है वो पॉजिटिव चार्ज के क्लाउड में एम्बेडेड रहता है, ये इनका थ्योरी था, या फिर एटॉमिक मॉडल था, ये उसका डायग्राम है, ये भी आप बना सकते हो। तो ये हो गया आपके इलेक्ट्रॉन सारे जो बीच बीच में आपको दिख रहे हैं, और बाकी का ये जो एरिया दिख रहा है आपको, इसके अंदर जो भी ये शेडेड पोर्शन है वो सब पॉजिटिव चार्ज है। नेक्स्ट उसके बाद टेंथ क्वेश्चन, ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ इथेन। सिर्फ स्ट्रक्चर बनाना है, तो आप लिखोगे नीचे फिगर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ इथेन, और ये इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो ये आप ड्रॉ कर लेना। इसमें आपको पता ही है कि हाँ कार्बन के पास में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और हम लोग बना रहे हैं इथेन को, तो दोनों कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, इसलिए दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किए, तो यहाँ सिंगल बॉन्ड बनेगा। और फिर वैसे ही कार्बन और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स के लिए क्रॉस और कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स के लिए डॉट यूज़ की हूँ। नेक्स्ट उसके बाद आप दोनों में डॉट या दोनों में ही क्रॉस भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, डिफ्रेंशिएट करने के लिए मैं डॉट एंड क्रॉस यूज़ की थी। 11th क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, if any object has mass m is dropped from a height h from the surface of the earth, what will be its velocity just before reaching the surface। यानी कि अगर कोई भी एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m और उसको एक पर्टिकुलर हाइट जो है h वहाँ से ड्रॉप किया गया, तो अर्थ के सरफेस पे पहुँचने से पहले उसका वेलोसिटी कितना होगा ये आपको बताना है।
नाउ जो वेलोसिटी होगा उस ऑब्जेक्ट का बिफोर रीचिंग द सरफेस, उसको हम लोग फाइंड कर सकते हैं न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को यूज़ करके। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस जी 2 GH। वी स्क्वायर क्या हो गया आपका फाइनल वेलोसिटी, यू हो गया इनिशियल वेलोसिटी, जी जो है वो यहाँ पे हो जाएगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और एच जो है वो हाइट है। नाउ क्योंकि ऑब्जेक्ट को हम लोग ड्रॉप किए हैं, थ्रो नहीं किए हैं, ड्रॉप किए हैं, तो इनिशियल वेलोसिटी उसका ज़ीरो रहेगा। थ्रो करने पे पर्टिकुलर एक वेलोसिटी उसका रहता है, लेकिन ड्रॉप करने पे वेलोसिटी ज़ीरो होता है, तो इनिशियल वेलोसिटी हो गया ज़ीरो। तो इस फॉर्मूला में अगर मैं u का वैल्यू ज़ीरो रख दूँ तो v विल बी इक्वल टू ज़ीरो प्लस 2gh। अब ज़ीरो का तो कोई वैल्यू नहीं है, तो वी स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 2gh के, और ये स्क्वायर को हम लोग जब इस तरफ भेजेंगे तो v विल बी इक्वल टू √2gh। इसलिए वेलोसिटी ऑफ दैट बॉल या फिर ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट हम लोग थ्रो किए थे ना जिसका मास m था, तो वेलोसिटी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट जस्ट बिफोर रीचिंग द सरफेस विल बी इक्वल टू √2gh। अब यहाँ पे मैं आपको बताई थी इंस्ट्रक्शन में कि 11th से 18th क्वेश्चन तक आपको इंटरनल ऑप्शंस मिलेंगे, तो ये फर्स्ट जो हो गया वो, और यहाँ पे आपको और वाला दूसरा क्वेश्चन मिलेगा जहाँ पूछा है इफ द कांस्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 3 kg इंक्रीजेस इट्स वेलोसिटी फ्रॉम 2 मीटर पर सेकेंड टू 3.5 मीटर पर सेकेंड इन 25 सेकेंड्स, देन फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ अप्लाइड फोर्स। यानी कि एक कांस्टेंट फोर्स है जो कि एक ऑब्जेक्ट पे लग रहा है जिसका मास 3 kg है, जिस इस फोर्स के लगने की वजह से उसका वेलोसिटी में चेंजेस आते हैं। जो इनिशियली 2 मीटर पर सेकेंड था वो अब 3.5 मीटर पर सेकेंड हो जाता है 25 सेकेंड्स में। तो आपको फाइंड करना है मैग्नीट्यूड ऑफ अप्लाइड फोर्स, ये फोर्स मतलब कितना लगा वो आपको फाइंड करना है। नाउ पहले चीज़ देखेंगे क्या क्या वैल्यूज़ दिए हुए हैं, तो 3 kg जो दिया है वो इसका मास हो गया, ये 2 मीटर जो है 2 मीटर पर सेकेंड वो इनिशियल वेलोसिटी, 3 मीटर पर सेकेंड ये फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा 3.5 मीटर, और टाइम जो है वो 25 सेकेंड्स है। इतनी चीज़ें गिवन है। अब इनका यूज़ करके हम लोग फाइंड करेंगे फोर्स। फोर्स निकालने के लिए हम लोग न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन यूज़ करेंगे। न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए। ना एम का वैल्यू तो क्वेश्चन में है लेकिन ए का वैल्यू नहीं है, सो ए का वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से, जो है v विल बी इक्वल टू यू प्लस ए टी। ना v का वैल्यू दिया था तो रख दिए, u का वैल्यू दिया था, a हम लोग फाइंड करेंगे, और t का वैल्यू दिया था। अब यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई करो तो 25a हो जाएगा, और ये क्या, अब इसको मैं शिफ्ट कर दूँ इस तरफ तो ये 25a और 3.5 माइनस 2 इधर शिफ्ट करेंगे तो माइनस में आ जाएगा ना, सब्सट्रैक्ट करो तो वैल्यू आएगा यहाँ पे 1.5। तो a जो था वो आप क्या लिखे थे 25a लिखे थे, और वो इक्वल आ रहा है 1.5 के। तो अगर मेरे को सिर्फ a फाइंड करना है तो ये 25 तो इसके अपॉन में जाएगा, तो 1.5 अपॉन 25 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। डिवाइड करोगे तो वैल्यू आ रहा है 0.06 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो गया एक्सेलरेशन का वैल्यू। अब यहाँ पे पुट करेंगे हम लोग, तो f का वैल्यू है m इंटू ए, एम दिया था 3 और a हम लोग फाइंड किए जो कि इतना आया, मल्टीप्लाई करोगे तो 0.18 आएगा, और फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, तो n लिखा हुआ है यहाँ पे। तो ये फाइंड हो गया आपका। नेक्स्ट अब आते हैं 12th क्वेश्चन में। ये आपका वर्ड वाला क्वेश्चन है, मतलब कि थ्योरी टाइप है। अभी तक तो 2 न्यूमेरिकल्स देखे। यहाँ पे पूछ रहा है गिव रीजन वाई एड्स इज नॉट अ जेनेटिक डिसीज बट इज पास्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू चिल्ड्रेन। तो एड्स जो है वो कोई जेनेटिक डिसीज नहीं है, बल्कि वो पेरेंट्स से चिल्ड्रेंस तक जाता है। तो ये आपको रीज़न देना है कि ऐसा क्यों। तो देखो एड्स, अच्छा इसका फुल फॉर्म भी याद करना, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो एड्स जो है वो एक जेनेटिक डिसीज़ नहीं है, बिकॉज इट इज़ कॉज्ड बाय अ वायरस HIV, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। तो एड्स जो है वो जेनेटिक नहीं है क्योंकि वो वायरस के वजह से होता है, नॉट बाय इनहेरिटेड जीन्स। ठीक है, इनहेरिटेड डिसीजेस या फिर जेनेटिक डिसीजेस उसको बोलते हैं जो मदर और फादर किसी से भी, मतलब पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स को जीन्स के थ्रू जाते हैं, लेकिन एड्स जो है वो वायरस के थ्रू स्प्रेड हो रहा है। नाउ ये जो है वो इन्फेक्टेड मदर से उनके बेबी तक जा सकता है बर्थ के टाइम पे या फिर ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे, बट ये ट्रांसफ़र इन्फेक्शन के वजह से होता है, नॉट बिकॉज ऑफ जीन्स, DNA के वजह से नहीं होता है, इन्फेक्शन की वजह से होता है ये ट्रांसफ़र। ना अगर फादर जो है वो इन्फेक्टेड है तो वो फादर से मदर तक पहुँचेगा वो इन्फेक्शन, और फिर मदर से चाइल्ड में, और अगर मदर इन्फेक्टेड है तो डायरेक्टली चाइल्ड में। तो कैसे ये पास हो रहा है, इन्फेक्शन पास हो रहा है, ना कि DNA के थ्रू पास हो रहा है। तो जेनेटिक डिसीजेज जो है वो पेरेंट्स से
वो जो ऑफस्प्रिंग्स में जाते हैं वो जीन्स के थ्रू होते हैं, लेकिन एड्स जो है वो यहाँ पे बॉडी फ्लूइड्स के थ्रू स्प्रेड हो रहा है। दैट्स वाई इट इज़ नॉट अ जेनेटिक डिजीज़। नेक्स्ट आते हैं अब हम लोग और वाला क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे भी 12th क्वेश्चन में भी इंटरनल ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पे आते हैं और वाले क्वेश्चन में। इसमें आपको बोला था क्रिएट अ फूड चेन दैट इन्वॉल्व्स बियर एंड कनेक्ट इट विथ अदर फूड चेन्स टू क्रिएट अ फूड वेब। तो आपको एक फूड चेन बनाना था जिसमें बियर हो और उसको फिर दूसरे फूड चेन्स के साथ में कनेक्ट करके एक फूड वेब बनाना था। तो ये देखो यहाँ पे बियर है। फूड चेन कैसे बना? तो हम लोग ग्रीन प्लांट्स, ग्रास, फ्लावर्स, फ्रूट्स, सीड्स कुछ भी ले सकते हैं जिनको कि फीड कर रहे हैं काऊ या फिर डियर या फिर माउस या फिर रैबिट या फिर इंसेक्ट्स। तो ये हो गया आपके फर्स्ट लेवल पे और ये सेकंड लेवल पे। नाउ ये जो काऊ एंड डियर है इनको कंज्यूम कर देगा कौन? बियर। तो बियर हमने यूज़ कर लिए और फिर इस बियर को कुछ टाइगर्स जो होते हैं वो भी कंज्यूम करते हैं। तो ये आ गया आपका फूड चेन। वैसे ही आप दूसरे फूड चेन्स बना लोगे और उन सारे फूड चेन्स को हम लोग कनेक्ट कर देंगे तो फिर यहाँ पे बन जाता है आपका एक फूड वेब। तो ये डायग्राम मेरे अकॉर्डिंग तो सही था और नीचे में तो मेंशन भी करेंगे कि फूड वेब इंक्लूडिंग बियर। तो ये हो गया, ये आप बना सकते हो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ये सही रहेगा। नेक्स्ट फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 से हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो में डील करेंगे। वो वीडियो फिलहाल आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा होगा, आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो। इसके अलावा प्लेलिस्ट के लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ पे चेक कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज टू सब्सक्राइब इफ़ यू आर न्यू टू आवर चैनल एंड इफ़ यू वॉन्ट टू स्टे कनेक्टेड विद अस देन ज्वाइन द टेलीग्राम लिंक गिवन इन डिस्क्रिप्शन।